और हम लोग जो है पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली, है ना डी ब्रॉगली जब बोर का जितना भी पॉस्टुलेट है उसको ये एक्सप्लेन कर देगा, तभी नहीं उससे बेहतर होगा। अभी बोर जो कहा है वो तो सही है, कुछ चीज़ है जो इसको एक्सप्लेन वो नहीं किया, लेकिन जितना उन्होंने कहा वो तो सही है, तो वो चीज़ एक्सप्लेन होना चाहिए डी ब्रॉगली से। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े तो उसमें वेवलेंथ का रिलेशन दिखाया, मास से वेवलेंथ का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से इस्टेब्लिश किए। तो आज जो है हम लोग बोर्स का एक पॉस्टुलेट है ना, बोर्स का एक पॉस्टुलेट में क्या दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम इज द होल नंबर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यही है ना। हाँ, तो हम उस चीज़ को डी ब्रॉगली से भी निकाल लेंगे, तब सही होगा बात। ठीक है ना, तब डुअल बिहेवियर जो है एक्सप्लेन कर रहा है बोर्स मॉडल को, इसलिए उससे बेहतर होगा, तो इसलिए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसको समझने के लिए जो है हम बनाएंगे वेव कैसे चलता है, ऐसे है ना। हम उतने अच्छे कलाकार नहीं हैं। देखो ये वेव जो कि सिंक्रोनाइज है ना, देखो ये साउंड गड़बड़ हो गया, ये सब तुम लोग अपने से ठीक कर रहे हो। ठीक है, हम उतने बढ़िया कलाकार नहीं हैं। आगे बात समझ कर फिर गड़बड़ा गया, स्मूथली बनाना है। ठीक है, एकदम लगे कि हाँ इक्वल है ना, इक्वल टर्फ है ना, और क्रेस्ट दोनों एकदम एक समान लगे। ठीक है, मेरा वैसा हो नहीं रहा है। तो एक तो वेव हुआ, ये इसको बोलते हैं वेव इन द फेज। ये क्या है, वेव इन द फेज, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, एक के बाद एक जो है वेव आ रहा है, एक होगा ऐसा। और यहाँ देखो एक दूसरे को क्या क्या क्रॉस करता है, ये हो गया वेव आउट ऑफ फेज, वेव आउट ऑफ फेज। दो तरह का वेव होगा, वेव आउट ऑफ फेज, ये हो गया वेव आउट ऑफ फेज हो गया, और ये हो गया वेव इन फेज। ठीक है, समझो आ गया ना। वेव इन फेज का मतलब है कि कहीं भी दूसरा वेव क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है, वही वेव है, वही जो है रिपीट हो रहा है, बार सेम चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, देख रहे हो ना, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, सेम रिपीट हो रहा है। इसमें क्या हो गया कि चलते चलते यहाँ पर एक अलगे रास्ता निकल गया, अब ये ऐसे चलेगा, है ना। हाँ, हो सकता है यहाँ फिर नया रास्ता ले लो, आई बात सुनो। तो ये आउट ऑफ फेज हो गया, समझे। ये हो गया वेव इन फेज, सारा एक ही पर। तो अगर हम, ये तो सर्कुलर जैसा दिख रहा है नहीं, सर्कुलर जैसा। अब हम इसका क्या है, सारे का मिड पॉइंट से हम ऐसे मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। हाँ, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सर्कल का लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द सर्कल, हाँ, लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2π, यही होता है ना। हाँ, ये जो सर्कल का लेंथ निकाला है, यही ना लेंथ है, लेंथ ऑफ पूरा वेव लेंथ, इसमें वेव का लेंथ हो गया, पूरे वेव का ये लेंथ हो गया ना। इसमें बहुत सारा वेव है ना, 1 2 3 4 5, बहुत सारा इसमें वेव है, सब वेव का अपना एक लेंथ है। फेज में है, इसका मतलब सारा वेव लेंथ सेम है। यह आउट ऑफ फेज हो गया, मतलब क्या होगा, सारे वेव का वेव लेंथ डिफरेंट होगा, कुछ का सेम होगा, कुछ का डिफरेंट होगा, इसीलिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इन फेज, वेव इन फेज का मतलब क्या हो गया, जितना भी वेव हो रहा है उस बॉडी में,
जितना भी वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे के सारे का वेवलेंथ से है, तो वेव इन फेज हो गया। इसमें क्या हो गया कि जितना भी वेव बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेव बन रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेव बना मतलब वेवलेंथ डिफरेंट हो गया, ठीक है। और जब वेवलेंथ डिफरेंट हो गया तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, कहीं एक दूसरे को अपोज करेगा, कहीं सुपर इम्पोज होगा, है ना, बहुत सारा फिनोमेनन। और ये फेज में है, सबका सेम है वेवलेंथ। तो अगर हम एक का वेवलेंथ पता कर लें और नंबर वेव पता हो जाए तो ये सरकमफ्रेंस आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा ना। वेवलेंथ ऑफ वन वेव कितना हो गया? लैम्डा, ठीक है। नंबर of waves small n, number of waves n, तो total length of the wave मतलब length of the circle आया हुआ समझ में? हाँ तो होगा total length of wave means हो गया length of the circle, होगा ना। कितना हो जाएगा? n पाई n लेम्डा, n पाई n लेम्डा होगा कि एक वेव का वेवलेंथ लेम्डा है, तो लेम्डा प्लस लेम्डा प्लस लेम्डा प्लस लेम्डा प्लस लेम्डा 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 जुड़ रहा है, टोटल वेव n है, तो n लेम्डा हुआ ना टोटल लेंथ। दोनों बराबर हुआ कि नहीं? हाँ तो देयरफॉर 2 पाई r इक्वल टू n लेम्डा, 2 पाई r इक्वल टू n लेम्डा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 पाई r और डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या है? लेम्डा इक्वल टू h बाय एम बी, पहले बताया था ना। डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या बोलता है? लेम्डा इक्वल टू h बाय एम बी। आ गया? हाँ इधर से एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला? एम बी आर। ये जो एम बी है इधर से इधर आ जाएगा, आर तो है ही यहाँ पर, एन इंटू एच बाय और 2 पाई इधर आ गया। आया? यही ना है बोर्ड्स पोस्टुलेट, यही ना है बोर्ड्स पोस्टुलेट। दिस इज बोर्ड्स पोस्टुलेट, बोर्ड्स पोस्टुलेट। तो हम डुअल नेचर बिहेवियर से, डी ब्रोगली रिलेशन से बोर्ड्स के पोस्टुलेट को भी डेराइव कर सकते हैं। ये आया था ना बोर्ड में, इसका मतलब डुअल बिहेवियर बोर्ड्स का पोस्टुलेट को कंफर्म कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, यानी बोर्ड ने जो कहा वो सही है, बोर्ड ने जो कहा वो सही है, जो नहीं बताया वो नहीं बताया, लेकिन जो बताया उन्होंने वो सही बताया। आई बात समझ में? क्योंकि डुअल बिहेवियर भी उसको कंफर्म कर रहा है, डुअल बिहेवियर भी उसको कंफर्म कर रहा है। लेकिन ये तो तभी होगा जब वेव इन फेज होगा, वेव आउट ऑफ फेज हो जाएगा तब ये नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा वेव में चलता है ना, फेज में चलता है ना। आया बात समझ में? कैसे चलता है फेज में? क्योंकि हमको मालूम है कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कितना एनर्जी रिलीज करता है। फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जब फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी का ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ भी सेम ही रहेगा ना। हाँ इसका मतलब वेव जो है सेम फेज में है। आ गया बात समझ में? तो आउट ऑफ फेज में ये अप्लाई नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ये बात? ठीक है। हाँ इसका मतलब डुअल बिहेवियर बोर्ड्स मॉडल को गलत नहीं कर रहा है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एडिशन की ज़रूरत है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसको भी कंफर्म कर। ठीक है, आ गया बात समझ में? है अब यहाँ ये समझ में आया ये सर्कल हम क्यों बनाए? क्योंकि ये प्रॉपर वे में तो ये सर्कुलर है नहीं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ना, बीच से निकला फिर गड्ढा बीच से निकला, लेकिन ऑन एन एवरेज ये सर्कल दिख रहा है ना।
इसलिए वेव का जो मिड पॉइंट है वो सारे को मिला दिए, वेव के मिड पॉइंट को हम सबको मिला दिए। तो वेव जितना भी वेव है सबके मिड पॉइंट को मिलाने से जो शेप डेवलप हुआ सर्कल। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान लिए कि ये एक सर्कुलर शेप है ना, अप्रॉक्सीमेटली मान लिए कि ये एक सर्कुलर शेप है। जब सर्कुलर शेप हुआ तभी ना हम ये फॉर्मूला लिख पाएंगे। हाँ, तो एक तरह से सर्कल के थ्रू सर्कुलर शेप से हम निकाल लिए लेंथ ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। दूसरा इस लेंथ में ही सब ना वेव है, एक वेव का लेंथ जो है लैम्डा है, तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एन लैम्डा होगा कि नहीं, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा ऐसे होगा। तो इस तरह से एन लैम्डा हो जाएगा। तो 2 पाई आर भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन लैम्डा भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों इक्वल हो गए। फिर हम लैम्डा के बदले हम ये ब्रॉगली इक्वेशन यहाँ पर दे दिए h/mb, उसके बाद हम इसको जो है रीअरेंज कर दिए तो हमको मिल गया, mb को इधर ले आए, 2 पाई को उठा के इधर ले आए, तो बोर्स पोस्टुलेट मिला कि नहीं, आया बात समझ में। तो ये जो है बोर्स मॉडल को कंफर्म किए, आगे बात समझ में, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग ये को जानना चाहिए कि पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या है, वेव का कैरेक्टर क्या है और पार्टिकल का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, कैसे हम समझ जाएं कि पार्टिकल बिहेवियर हो रहा है और वेव बिहेवियर हो रहा है ना। तो वेव का कैरेक्टर क्या होता है, ये डीलोकलाइज्ड इन स्पेस रहता है, स्पेस में डीलोकलाइज्ड रहता है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन उसका बना हुआ नहीं। डीलोकलाइज्ड मतलब कि कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में वो प्रोपगेट हो सकता है, उसी को बोलते हैं डीलोकलाइज। लोकलाइज मतलब क्या हो, तुम वहीं पर। डीलोकलाइज मतलब तुम वहाँ पर रहते नहीं हो, कभी कभी वहाँ रहते हो कभी नहीं रहते हो। डीलोकलाइज इन दिस एरिया मतलब ये पूरे गांव में तुम घूमते हो, कभी वहाँ मिलोगे कभी यहाँ मिलोगे कभी वहाँ मिलोगे, मतलब कोई नहीं कह सकता है कि तुम वहीं मिलोगे, है ना। बताएगा हाँ वो पूरा जो राजपुर है ना पूरा वहाँ मिल जाएगा, लेकिन नहीं बता सकते वो ये घर है इसका यहीं मिलेगा, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब डीलोकलाइज। दूसरा आदमी है इधर उधर जल्दी जाता नहीं है, हमेशा रहता है घर में रहता है, जगह पर रहता है, तो वो हो गया। ठीक है, दो अब जैसे काम होता है दो तरह के, एक ऑफिशियल जॉब होता है, एक होता है फील्ड में घूमने वाला जॉब। तो फील्ड में घूमने वाला जॉब जो करता है वो डीलोकलाइज्ड है, पता ही नहीं चलेगा वो कब मिलेगा, कितने बजे, कहाँ पर मिलेगा। ऑफिस में जो काम करता है पता है वहीं बैठा है, उसी कुर्सी पर बैठा रहता है ना, उसी टेबल के पास रहेगा, तो खोज लेंगे जाके, लोकलाइज्ड है ना। आगे बात समझ में। तो वैसे ही वेव है और क्या है, डीलोकलाइज्ड। आगे बात समझ में। और पार्टिकल क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, एक जगह यहाँ है तो यहीं पर है, समझ गए ना। लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, लोकलाइज्ड पॉइंट इन, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होगा, लोकलाइज्ड पॉइंट इन द स्पेस, लोकलाइज्ड पॉइंट इन द स्पेस, समझ गया ना। तो पार्टिकल क्या हो गया, लोकलाइज्ड पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर है, समझ में आ गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि एक साथ दो या दो से ज़्यादा वेव एग्जिस्ट करता है सेम जगह, सेम पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर, सेम रीजन में, सेम रीजन में दो या दो से ज़्यादा वेव एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पार्टिकल एक ही एग्जिस्ट करेगा एक पोजीशन पर। एक वो तो ऑलरेडी वो जगह भर दिया पार्टिकल, तो दूसरा पार्टिकल आएगा कहाँ से उस जगह पर। तुम बैठ गया वहाँ तो दूसरा कैसे बैठेगा वहाँ पर, तुमको भगाएंगे तभी ना। तुमको भगा के जब वो बैठा तो फिर एक ही पार्टिकल रहा ना, दोनों तो नहीं रह गया उस पोजीशन पर। दो स्टूडेंट वहाँ पर नहीं बैठेगा ना, वहाँ पर एक ही बैठेगा, दूसरा आएगा बैठने, तुमको हटा के भले बैठ सकता है। तो मतलब क्या हुआ, हमेशा वहाँ पर एक ही स्टूडेंट रहेगा, एक ही पार्टिकल रहेगा, दूसरा नहीं आएगा। तो पार्टिकल का जो है पोजीशन जो है फिक्स है, और एक पोजीशन पर दो पार्टिकल नज़र नहीं आएगा, एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आएगा, एक पोजीशन पर एक ही पार्टिकल नज़र आएगा। जबकि वेव्स में ऐसा नहीं होता, एक ही पोजीशन से, एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेव पास कर सकता है, एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेव पास कर सकता है, एक रीजन से बहुत सारा वेव पास कर सकता है।
जबकि पार्टिकल के केस में क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो अकेले रहेगा, दूसरा हो नहीं सकता। दूसरा अगर होना है तो उसको भगाना पड़ेगा, यानी हमेशा एक ही पार्टिकल है। वेव के केस में क्या है कि वो भी है, ये भी है, वो है, जितना वेव आना है आ जाओ, सब रहेगा। समझ गए ना? आया बस समझ में? वेव जो जगह को ऑक्युपाई नहीं करता, पार्टिकल जो है ऑक्युपाई करता है पोजीशन। वेव जो है कहीं कोई जगह को ऑक्युपाई करता नहीं है, जबकि पार्टिकल वो पर्टिकुलर जगह को ऑक्युपाई करता है। आगे बात समझ में? उसके बाद है कि एक जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक साथ एग्जिस्ट करता है तो वो वेव एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। जब दो वेव एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव, मतलब वेव और मजबूत हो, और वो एक दूसरे का विरोध करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, तो हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो या दो से ज़्यादा वेव जब एक दूसरे को सपोर्ट करे, यानी वेव और स्ट्रांग हो जाए, रिजल्टेंट वेव, तो वो क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव हो गया। और वही जब एक दूसरे का विरोध करेगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करके बढ़ा दिया, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और जब एक दूसरे को विरोध करके उसके इफेक्ट को कम कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को या इफेक्ट को ख़त्म ही कर दिया, तो वो हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ वेव में संभव है और पार्टिकल में होता ही नहीं है, इंटरफेरेंस वाला काम होता ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का बात ही क्या है, इसमें इंटरफेरेंस होता ही नहीं, नो इंटरफेरेंस एट ऑल, कोई इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पार्टिकल्स और वेव को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। और कोई पूछे वेव क्या है तो ये सारा पॉइंट लिख देंगे, पार्टिकल क्या है ये सारा पॉइंट लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल का ये लिख देंगे, वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये लिख देंगे। समझ में आ गया कि वेव क्या चीज़ है और पार्टिकल क्या चीज़ है? आगे समझ में? ठीक है, तब हम लोग जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना, हाँ? तो हम लोग मैटर वेव्स या मटेरियल वेव, जिसको डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। अभी हम लोग दो तरह का वेव के बारे में पढ़े। एक वेव जो हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ रहे थे ना, पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें पढ़े वेव जिसको कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, बिना मीडियम के ही प्रोपोगेट होता है। सनलाइट आ रहा है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विदाउट मीडियम हमारे पास आता है। वैक्यूम है ना 32 किलोमीटर के बाद, फिर भी हमारे पास आ रहा है ना, है? लेकिन वहाँ पर आवाज़ भी बहुत हो रहा है सन के पास, मेरे पास नहीं पहुँच रहा है। सन के पास आवाज़ भी बहुत है, हॉरिबल साउंड सब वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत है। साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए ना, हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मटेरियल वेव है, उसको मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम हमारे पास नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या थी, वो मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए हमारे पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो आखिर मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव कहते हैं किसको? जब कोई भी बॉडी और पार्टिकल्स मोशन में रहता है तो उस समय जो उसमें वेव प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव या मटेरियल वेव्स, है ना। हमारे पास बहुत ऑब्जेक्ट है, हम भी खुद ऑब्जेक्ट हैं। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे अंदर वेव होता है, वेव कैरेक्टर आता है। ठीक है, स्थिर रहते हैं तो नहीं है वेव, लेकिन जब हम लोग मोशन में रहते हैं तो हमारे अंदर भी वेव्स होते हैं। ठीक है, इस दुनिया में जितना भी बॉडी है, जब वो उसका मूवमेंट होता है तो उसमें वेव होता है, जब स्थिर है तो उसमें कोई मूवमेंट वेव्स नहीं होता है। इस तरह का जो वेव होता है, जो मटेरियलिस्टिक थिंग में जो वेव प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव या मटेरियल वेव बोलते हैं। समझिए, आया बात समझ में? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मटेरियल वेव्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी एक पॉइंट लिखे हैं, बाद में और पॉइंट बताया जाएगा। तो एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ होता है, इसीलिए नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उसी में ये वेव्स क्रिएट होता है। ठीक है,
लेकिन मटेरियल वेव्स के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ पार्टिकल को मोशन में रहना जरूरी है बस। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी नहीं है मटेरियल वेव्स के लिए, इसके लिए बस मोशन में होना जरूरी है। जैसे हम पानी में पत्थर मार देते हैं, उसमें वेव क्रिएट होता है, मटेरियल वेव है ना, मटेरियल वेव है। कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पर, वेव वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, वो मटेरियल वेव है, मैटर वेव है, डी ब्रॉगली वेव्स है, ठीक है ना। इसको हम लोग देख भी लेते हैं, आई बात समझ। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसेंशियल है। जब तक ये नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रेडिएट किया जा सकता है, मतलब जो बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने जगह पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे आगे बढ़ रहा है, समझते हैं ना। लेकिन इसमें बॉडी भी बढ़ेगा, वेव भी बढ़ेगा साथ। मटेरियल वेव्स में क्या है, जो वेव प्रोड्यूस किया है वो भी आगे बढ़ेगा, उसके साथ वेव भी आगे बढ़ेगा। हम जब चलेंगे तो हम भी बढ़ेंगे और हमारा वेव भी हमारे साथ चलेगा, समझ गए ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा नहीं है कि बॉडी जाएगा ही साथ, वेव्स आगे बढ़ जाएगा, जो रेडिएट किया है वो वहीं रह जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं, वो भी चल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सन वही है, लाइट यहाँ है, तो सन मेरे पास तो है नहीं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सन वहाँ, लाइट यहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन हमारा वेव कब जाएगा, हम जब जाएंगे तुम्हारे पास सन, मेरा वेव भी तुम्हारे पास जाएगा, इतने जाएगा। तो ये अंतर है, ठीक है ना, ये सब चीज़ समझना, ओके।